Hello बच्चों, let's read the question first. In an experiment, E. coli was grown in N15N4Cl NH4Cl medium, later in 14NH4Cl medium for 3 generation. 3 generation तक इसको grow किया E. coli को अलग अलग mediums में. Based on this given information, which of the following statement can be drawn as a conclusion? Basically कौन सी statement इनमें से correct है ये हमें बताना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम key concept ले लेते हैं. Key concept जो हम use करेंगे वो होगा semi कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर. अब ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है? तो देखो डीएनए के पास प्रेजेंट होती है 2 स्ट्रैंड. ठीक है, जब इस डीएनए को करना पड़ता है रेप्लिकेट, ये डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो ये अपनी एक स्ट्रैंड को हमेशा कंजर्व कर लेता है और दूसरी जो इसकी स्ट्रैंड होती है ना वो ये नई स्ट्रैंड बनाता है. मतलब कि हमने क्या देखा कि ये जो इसकी पुरानी वाली स्ट्रैंड थी ना ये कंजर्व हो जाती है क्योंकि ये आधा खुद को कंजर्व कर लेता है, आधा हमेशा ये पुराना ही होता है. आधा जो होता है ना इसका पार्ट वो पुराने वाले पेरेंट से, ये पेरेंट से ही लिया हुआ होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर. खुद को आधे को ये कंजर्व करके रखता है. जैसे अगर हम इसके बाद का अगर हम देखें और इसके बाद जब होगा तो यहाँ पे जो पेरेंट बन जाएगा, पेरेंट जो होगी वो होगी, एक तो ये होगा पेरेंट और दूसरी वाली स्ट्रैंड यहाँ पर पेरेंट हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही दोबारा से ये होगा यहाँ पे पेरेंट एंड देन दूसरी वाली स्ट्रैंड यहाँ पे पेरेंट बन जाएगी, दूसरी वाली स्ट्रैंड ये पेरेंट. तो जब ये दूसरी वाली स्ट्रैंड आगे चल करके बनाएगी तो ये 2 डॉटर बनाएगी, ये भी ऐसे करके 2 बनाएगी और यहाँ पर जो है क्योंकि ये नए मीडियम में ग्रो हो रहा है. ठीक है, ये तो पुराना मीडियम था, इधर जो सबसे ऊपर वाला था ये तो पुराना मीडियम था, यहाँ पे हमने इसको नए मीडियम में रख दिया है. तो नए मीडियम में जब ये नया नाइट्रोजन लेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करते हुए क्या नाइट्रोजिनस बेसिस से ही तो बनता है, अब वो नए वाले नाइट्रोजन को उठाएगा. नया वाला नाइट्रोजन जो है वो लाइटर नाइट्रोजन है क्योंकि वो 14 आइसोटोप है, N14 है जो लाइटर होता है देन N15. तो इसको हम अलग कलर से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्पल कलर से. अब जब ये वाला जो ब्लू वाला है जब ये आगे ग्रो करेगा तो एक तो ये खुद बनेगा, खुद आगे बनेगा, प्लस इसके साथ क्योंकि नए वाले जो है नए वाले मीडियम से ये ले रहा है नाइट्रोजन तो एक ऐसा बनेगा एंड सेम जो है दूसरी साइड भी होगा. एक ये खुद बनेगा क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, एंड एक क्योंकि ये मीडियम से उठाएगा तो ये बनेगा ऐसा. तो इधर हमने क्या देखा, फिर अगेन जो है ये वाली जो हमारी स्ट्रैंड थी ना इसने खुद को अगेन बचा लिया, ये वाली जो स्ट्रैंड थी पेरेंटल स्ट्रैंड इसने खुद बचा लिया. ऐसे करते करते जो है ना ये आगे और पास ऑन होता जाएगा, पास ऑन होता जाएगा. तो क्या हुआ है यहाँ पर जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी ना वो अभी तक जो है प्रोजनीज में देखने को मिलेगी. एक स्ट्रैंड जो होगी उनमें से वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी जो प्रोजनी में प्रेजेंट होगी. तो ये इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर और इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में बोला क्या गया है. क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि N15 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 N14 एंड N14 N14 बैंड्स आर फॉर्म्ड इन 071 का रेशियो आफ्टर 3 जनरेशन. तो 3 जनरेशन के बाद हमें देखना है कि इन तीनों ये जो बैंड्स थे ना इनका क्या क्या रेशियो था. तो एक बार इनका रेशियो निकालने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास N15 था शुरू में, ये 2 स्ट्रैंड मेरे पास प्रेजेंट है, इसमें N15 प्रेजेंट है. अच्छा, अब जब ये फर्स्ट जनरेशन जब डिवाइड करेगी तो पहले तो N15 जो है वो पेरेंट की तरह फंक्शन करेगा, N15 स्ट्रैंड. अब जब ये नया नाइट्रोजन लेगा तो वो कैसा नाइट्रोजन होगा, नया नाइट्रोजन 14 है क्योंकि, तो इसके साथ जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो N14 की बन जाएगी. अच्छा, अब इसके साथ जो आगे चल करके जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ये अगेन N15 जो है वो खुद को कंजर्व कर लेगा, एक N15 खुद को कंजर्व कर लेगा और यहाँ पर जो N14 है वो भी एज अ पेरेंट एक्ट करेगा. हर एक स्ट्रैंड जो होती है वो एज अ पेरेंट एक्ट करती है. तो N15 एक पेरेंट हो गया एंड N14 यहाँ पर एक पेरेंट हो गया, N14 यहाँ पर भी होगा, N14 यहाँ पर भी होगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पेरेंट हो गए ये जब लेंगे अपना, जब बना रहे होंगे स्ट्रैंड बना रहे होंगे तो ये कहाँ से लेंगे, अपने मीडियम से लेंगे और मीडियम में केवल N14 प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, N14 स्ट्रैंड आ जाएगी और ये देखो ये पूरा N14 वाला बन गया, अगेन N14. अब जब ये आगे और चलेंगे, आगे और इनका डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक N15 रह जाएगा क्योंकि ये भी एज अ पेरेंट एक्ट करेगा. N15 ये चारों स्ट्रैंड जो है पेरेंट एक्ट करेंगे, चारों स्ट्रैंड पेरेंट एक्ट करने की वजह से इधर भी N15 इधर भी एक N15 बनेगा. ये थर्ड जनरेशन हो रहा है, था फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन का और ये हो रहा है थर्ड जनरेशन का.
अब जब N15 बन चुका है तो इसके बाद जो N14 है वो भी एज पेरेंट एक्ट करेंगे, N14 ऐसे ही N14 N14 N14। अब इनको जो स्ट्रैंड मिलेगी क्योंकि N14 ही है मीडियम में तो ये भी N14 ही बनाएंगे सभी के सभी, N14 N14 14 N14। तो ये हमारे पास 3 जनरेशन आ गई है। अब 3 जनरेशन में हमें सबके निकालने हैं जो रेशियो हैं। तो देखो 15 15 N वाले जो हैं वो 0 प्रेजेंट है, तो N15 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब बात करते हैं N15 N14 की। तो N15 N14 की अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे केवल 2 ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है N15 N14 की, तो 2 आ जाएगा। लास्ट में है N14 N14, तो N14 N14 जो है वो 3 N3 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो गलत रेशियो, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद बोला गया है द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। सेमी कंजर्वेटिव नेचर को क्यों फॉलो नहीं करेगा? जब उधर एक्सपेरिमेंट में जब हम इकोलाई को ग्रो कर रहे हैं, इकोलाई जब भी अपने डीएनए को ग्रो करेगा तो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से ही ग्रो करेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर सेकंड जनरेशन हैव इक्वल अमाउंट ऑफ 14N 15N एंड 15N डीएनए, यानी कि जो सेकंड जनरेशन आया, यानी ये वाला जो जनरेशन हमारे पास आया है, इस जनरेशन के जो डीएनए हैं इसमें 14N 15N एंड 15N डीएनए जो होंगे वो बराबर अमाउंट में होंगे। तो देखो 15N डीएनए तो इधर है ही नहीं, सेकंड जनरेशन में देखने को ही नहीं मिल रहा, वो तो फर्स्ट जनरेशन से भी पहले प्रेजेंट था। पेरेंटल जनरेशन जो थी ना, वो हमारी मेन पेरेंटल जनरेशन केवल वो था। तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है कि 14N 15N के जो स्ट्रैंड्स है और 15N के जो स्ट्रैंड्स है वो दोनों बराबर अमाउंट में मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि 15N 15 तो प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो स्ट्रैंड ही गायब हो गया सेकंड जनरेशन में। अब बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की। तो वो बोल रहा है आफ्टर 1 जनरेशन ऑफ ग्रोथ ऑल द डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 1 N15 डीएनए हैवी स्ट्रैंड एंड 1 14N डीएनए लाइट स्ट्रैंड एंड दस बी ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी। बोला गया है कि एक जनरेशन के बाद, यानी इस जनरेशन की बात हो रही है, इस जनरेशन में क्या है कि जो दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स बनी है, उन दोनों स्ट्रैंड्स में एक तो N15 स्ट्रैंड है और दूसरी N14 स्ट्रैंड है। तो यस, यहाँ पे 2 डॉटर बनी थी, देखो 2 डॉटर, फर्स्ट डॉटर सेकंड डॉटर स्ट्रैंड। इन दोनों डॉटर स्ट्रैंड में एक तो हैवी वाला है नाइट्रोजन और एक में लाइट वाला है, एक में हैवी एक में लाइट। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, जिसकी डेंसिटी जो होगी इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला ये डीएनए बन जाएगा। ये जो होगा ना N15 वाला, ये सबसे हैवीएस्ट होता है, इसको हम हैवी बोलते हैं। जो बिल्कुल ग्रीन हो रखा है वो होता है लाइट, ये लाइट डेंसिटी वाला होता है। हैवी डेंसिटी वाला N15 जो N15-14 जो हाइब्रिड होता है इसको हम इंटरमीडिएट यानी बीच का हो गया, इंटरमीडिएट इसकी डेंसिटी होती है, बीच की इसकी डेंसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट बोला है ना 14th स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट कि हाँ N15 N14 जो होगा वो दोनों स्ट्रैंड्स में प्रेजेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।